वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। उसके तीन स्पेशल केस हैं, यानी कि एक अच्छी स्थिति है, दूसरा निरक्षीय स्थिति और तीसरा किसी भी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में हम लोग जान लेते हैं किस तरीके से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा गया, माना है कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आपस प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है, द्विध्रुव का केंद्र O है, जिससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप कोई भी केस निकालेंगे, अच्छी निरक्षी या फिर किसी भी, तो उसमें इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा जो लिखा हुआ है उसका फिगर, ये डायग्राम है। तो ये वेक्टर ये A है, A पर पॉजिटिव चार्ज, B पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी 12 थी। इसका जो मिड पॉइंट था वो O है और इनका जो हाफ डिस्टेंस होगा L होगा, और इस O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, और जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये जो पॉइंट P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस O से इसकी दूरी R थी, तो A से तो R माइनस L होगी और B से R प्लस L होगी। अब नीचे इसी बात को लिखा गया कि आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी R माइनस L तथा माइनस क्यू से R प्लस L है। अब प्लस क्यू से कितना इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र होगा, तो लिखा गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर EA, यानी कि A की वजह से 1/4πε0 क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन साइड में लिखी गई है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी A से कहाँ जा रही है, P की तरफ, यानी कि डायरेक्शन क्या है, A से P की तरफ, A से P की तरफ। अब माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट P पर, वो कितना होगा, EB बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, P से B की तरफ, यानी यहाँ P से B की तरफ इनवर्ड। तो हमने वेक्टर फॉर्म यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस और माइनस को नहीं दिखाया। यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, अगर कोई ये सोच रहा होगा, तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। इस वाले केस में, EB के केस में माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म यूज़ किया। और जब वेक्टर फॉर्म यूज़ करेंगे तो बस डायरेक्शन को दिखाते हैं, निगेटिव साइन को नहीं। अब आगे हमने क्या किया कि जब किसी पॉइंट पर एक या एक से अधिक जब चार्ज हो और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो उस केस में क्या होता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करते हैं, और तब उससे हम उस पॉइंट पर उन सभी चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार समझ लेते हैं। तो ये बहुत सारे चार्ज कहीं हैं और एक पॉइंट P है, और ये Q1 सपोज किया, ये Q2, Q3, डिस्टेंस अपने से मान लिया कि ये R1 R2 R3। तो ये यहाँ से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आउटवर्ड E1 मान लिया इसको, और ये इसकी वजह से जो होगा, ये इसकी वजह से जो होगा वो EB होगी और E2 होगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये E3 होगी। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेट रियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों के अलग अलग वेक्टर सम के बराबर होगी। और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत है, और यही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर भी। और जब इसको अप्लाई करेंगे तो वेक्टर E बराबर EA प्लस EB लिखा जा सकता है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर अब जो है, जो डायरेक्शन है दोनों EA और EB की इस फिगर में हमने देखा कि EA और EB की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड, इसलिए हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे हैं हम। और मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ EA की जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, और वेक्टर E की भी डायरेक्शन यही है, और B की केवल अलग है, यानी ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ होंगे और ये क्या होगा, नेगेटिव साइन के, यानी कि EA माइनस EB जो होगा वो E के बराबर होगा। और EA की वैल्यू इतनी होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4πε0 क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल लिया गया, फिर सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो ये क्या होगा, इसको एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, R² प्लस L स्क्वायर ओपन करने के बाद ये इस फॉर्म में दिखेगा। और ये क्या है, किस तरीके से इतना आ गया नीचे डिनोमिनेटर, यानी किस तरीके से R² R माइनस L का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और R प्लस L का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस L, इसको लिख सकते हैं R प्लस L और इसको R प्लस L।
इसको एक साथ लिखा गया तो क्या लिखा जाता है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ लिया गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, ऐसा लिखा जा सकता है, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से दिखा हमें। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा गया है 2 × 2 QL R, और 2 QL की वैल्यू क्या होती है P, यानी द्विध्रुवाघूर्ण है ये। अब यहाँ पे फिर बताया गया कि ये जो R है L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो स्क्वायर करने पर ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर ये हम एक 0.1 है और ये 10 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अगर स्क्वायर किया जाए इसको तो ये कितना होगा 0.0 और ये 100, तो ये इन कंपेरिजन ऑफ दिस ये वैल्यू और डिक्रीज़ हो गई और ये और बढ़ गई। तो यानी कि स्क्वायर करने पर बहुत छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो और घट जाएगी, और जो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी वो और क्या करेगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, और आर स्क्वायर को नेगलेक्ट करें तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ऐसा फॉर्म दिखेगा। और ये जो फॉर्म है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और ये जो नीचे उसके लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वैध द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए है।